आइए बच्चों, अब हम मूल्य मिश्रण को समझते हैं। मूल्य मिश्रण को समझने से पहले मूल्य क्या होता है उसे समझते हैं। अब मूल्य से आशय उस धन राशि से है जब कोई उपभोक्ता उस धन राशि को किसी वस्तु को खरीदते समय उत्पादक को या विक्रेता को देता है, मतलब वह धन राशि ही मूल्य कहलाती है। अब हम मूल्य के अलग अलग उदाहरण समझ सकते हैं। जब हम कहीं काम करने जाते हैं तो वहाँ पे जब काम करने के बदले हमें महीने के अंत में जो वेतन प्राप्त होता है वह हमें काम के बदले दिया गया हमारा मूल्य है। दूसरा उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं, यदि हम कहीं घूमने जाते हैं या परिवहन का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं, जो उसके लिए हम टिकट में पैसे देते हैं वह हम मूल्य अदा करते हैं। तो यह कुछ छोटे छोटे मूल्य के उदाहरण हैं। अब हम अगर विपणन से इसको रिलेट करके देखें तो यह कितना इम्पोर्टेंट है यह समझते हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु का मूल्य कम है तो वह ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। कैसे? क्योंकि उस वस्तु का मूल्य कम है, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो लोग उसका यूज़ करना बंद कर देंगे। तो मूल्य जो है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मार्केट में या बाज़ार में जितने भी प्रतिस्पर्धी उपस्थित हैं उनको देखते हुए उस वस्तु का मूल्य निर्धारण होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम समझें कि आम आदमी उस मूल्य का निर्धारण कैसे करेगा, तो अगर आम आदमी किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करेगा तो वह यह सोचेगा कि वस्तु को बनाने के समय जो रॉ मटेरियल या कच्चा माल उपयोग में आ रहा है, उस कच्चे माल का उपयोग करके जो अंतिम उत्पाद बनता है, अब उस अंतिम उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो परिवहन काम में आता है, इन सभी मूल्यों को जोड़ करके उस वस्तु का मूल्य तय किया जाएगा। यह आम आदमी की सोच है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक बिजनेसमैन के हिसाब से सोचें तो वह इस पूरे प्रोसेस में अपने प्रॉफिट या अपने लाभ को भी जोड़ेगा, उसके बाद ही वह उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करेगा। तो यह हुआ मूल्य। अब मूल्य मिश्रण का आशय समझते हैं। बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया कि अंतिम उत्पाद बनने तक और उसके परिवहन के द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचने या पूरे प्रोसेस में मूल्य मिश्रण बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा भी 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिसको हम मूल्य मिश्रण में लेते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि मूल्य मिश्रण में जो मूल्य होता है वह निर्धारित होने के बाद मार्केट में जब उधार दिया जाता है तो वह उस वस्तु के लिए कितना उधार दिया जाएगा यह निर्धारित किया जाता है। फिर वह उधार कितने दिनों के लिए दिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ दिनों बाद उधार वापस नहीं प्राप्त किया हो सका तो उस मूल्य को किस तरह से अर्जित किया जाएगा, उसमें किस तरह की क्रियाएं जोड़ी जाएंगी, यह मूल्य मिश्रण में इन सारी नीतियों का या इन सारे बिंदुओं को संलग्न किया जाता है। यह होता है मूल्य मिश्रण। अब बच्चों, अगर हम उन घटकों को समझें जो कि मूल्य मिश्रण को प्रभावित करते हैं तो वह घटक कौन कौन से हो सकते हैं। पहला घटक हम लेते हैं उत्पादन लागत। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि वस्तु को क्या करते हैं, बनाने से पहले उसका रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है और फिर फाइनल गुड या अंतिम उत्पाद बनता है, ठीक है। तो यह जो होता है ये उत्पादन लागत होता है। लेकिन क्या होता है, इस उत्पादन लागत को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कुछ डायरेक्ट हो जाता है, कुछ इनडायरेक्ट। हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब जो रॉ मटेरियल है, अगर हमें
पास नज़दीक या हमारे बहुत पास किसी दुकान से या किसी मैन्युफैक्चरर से मिल जाता है तो वो हमें कम कीमत पर मिलेगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमें रॉ मटेरियल दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है, तो उसमें जो है उत्पादन लागत बढ़ जाती है। तो इस तरह उत्पादन लागत जो है वो पहला घटक होता है जो मूल्य मिश्रण को प्रभावित करता है। अब अगर हम दूसरा बिंदु देखें तो वो है वस्तु की मांग एवं उपयोगिता। उत्पादक को या विक्रेता को बाजार में उसकी वस्तु की मांग क्या है और कितनी है, उत्पादन से पहले जान लेना चाहिए। उसके पहले उसे मार्केट एनालिसिस या बाजार को समझ लेना चाहिए कि बाजार में इस वस्तु की क्या कीमत हो सकती है, तो यह वस्तु को बनाने के लिए हमें कितनी लागत लगानी चाहिए, तो वस्तु की मांग कितनी है और उसकी उपयोगिता कितनी है, इस तरह उत्पादक को आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर अगर हम प्रतियोगी फर्मों का मूल्य यह समझे, तीसरा बिंदु है जैसे कि, तो मार्केट में या बाजार में बहुत सारे प्रतिस्पर्धी हैं, उन्होंने अपने उत्पाद के अलग अलग मूल्य निर्धारित कर दिए गए हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर आपका मूल्य प्रतिस्पर्धी से कम है तो अपने आप उपभोक्ता या ग्राहक आपके पास आएगा और उस वस्तु को खरीदेगा। लेकिन अगर आपकी वस्तु की कीमत अन्य प्रतिस्पर्धियों से ज़्यादा है तो उसके लिए वह आपके उत्पाद में विभिन्नता ढूंढेगा। मतलब आपका उत्पाद महंगा क्यों है, किस वजह से, किस कारण से आपका उत्पाद महंगा है। तो दोनों ही चीज़ों में आपको प्रतियोगी फर्मों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम ग्राहकों की क्रय शक्ति को देखें, देखिए एग्जाम्पल से हम या उदाहरण से समझ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, 2000 से शुरू होते हैं, फिर और आगे जाते हैं। एप्पल फ़ोन अगर जाएं तो वो 30,000 भी चले जा रहे हैं, 1 लाख पे भी चले जा रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि ग्राहक की क्रय शक्ति जितनी है उसके लिए बाजार में उतनी ही विभिन्नता उपलब्ध है। मतलब जो ग्राहक 2000 का फ़ोन अफोर्ड कर सकता है वो 2000 का लेगा, जो बहुत महंगे फ़ोन अफोर्ड कर सकता है वो बहुत महंगे फ़ोन लेगा। तो ये तो छोटा सा उदाहरण हुआ। इसी तरह यही जो नियम है या नीति है वह हर उत्पाद के लिए लागू होती है। अब अगर हम समझें अपनाई गई विपणन विधियाँ, देखिए विपणन विधियाँ किस तरह अपनाई जाती हैं। हम इसमें जो मीडिएटर यूज़ करते हैं उसका मूल्य भी जुड़ जाता है। कैसे? अगर हम मीडिएटर यूज़ करेंगे तो जब वह प्रमोशन या संवर्धन करेगा हमारे किसी उत्पाद का, तो वह उसके लिए हमसे मूल्य लेगा। तो उस उत्पाद के मूल्य के निर्धारण के समय जब बाजार में उस वस्तु को उतारा जाएगा, तो जब मीडिएटर को जो वह पैसे दिए जाएंगे उस मूल्य को भी जोड़ करके उस उत्पाद का अंतिम मूल्य निर्धारित करके उसे बाजार में उतारा जाएगा। मान लीजिए, एक उदाहरण से समझते हैं, कोई फैंसी ब्यूटी क्रीम है, अब उसे कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस प्रमोट कर रही है, तो वो क्या कर रही है, उसके लिए चार्ज ले रही हैं या पैसे ले रही हैं, ठीक है। तो उस चार्ज को क्योंकि कंपनी को देना है, तो उस चार्ज को भी उस प्रोडक्ट के मूल्य में वह कंपनी ऐड करेगी, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को या उस उत्पाद को बाजार में उतारेगी या उस ब्यूटी प्रोडक्ट को बाजार में उतारेगी। तो इससे हमें समझ में आता है कि अपनाई गई विपणन नीति क्या है। अब होता है उद्देश्य। देखिए, हर बिजनेस का या हर उत्पादक या हर मैन्युफैक्चरर का अपना एक अलग उद्देश्य होता है। बहुत से मैन्युफैक्चरर का उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ज़्यादा लाभ कमाना। तो ज़्यादा लाभ जिसे कमाना है उस सिचुएशन में आपको वस्तु का मूल्य ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर दूसरी स्थिति यह उत्पन्न होती है कि आपको मार्केट कैप्चर करना है, यानी जो बाजार है उसमें अपना दबदबा बनाए रखना है, उसके लिए आपको अपने वस्तु की कीमत कम रखनी पड़ेगी। क्योंकि आपकी वस्तु की कीमत कम होगी तो उतने ही ज़्यादा आपके पास उपभोक्ता होंगे।
तीसरी चीज हम यह ले सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखना है या प्रतिस्पर्धी को ध्यान में रखना है। आप जिस उत्पाद को बाजार में लाए हैं उस उत्पाद के कितने प्रतिस्पर्धी हैं और उस उत्पाद का मूल्य कितना पहले से निर्धारित है, उस हिसाब से आपको उसका मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा। अब अगर आपको प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ना है तो आपको अपने वस्तु की क्वालिटी को बनाए रखना है और आपको मूल्य भी कम रखना है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और मार्केट को कैप्चर करके या मार्केट में बाजार में बने रह सकते हैं। तो यह कुछ उद्देश्य होते हैं जो कि मूल्य मिश्रण का सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। बच्चों, आइए अब हम मूल्य निर्धारण रणनीति को समझते हैं। देखिए, इसमें दो रणनीतियां हैं, पहला मूल्य बटोरने की नीति और दूसरा है अंतःप्रवेशी नीति। हम दोनों को अलग अलग करके समझेंगे। पहले हम समझते हैं मूल्य बटोरने वाली नीति, ये इसे प्राइस स्कीमिंग कहते हैं इंग्लिश में। क्या होता है मूल्य बटोरने वाली नीति को हम छोटे से उदाहरण समझ सकते हैं। हम जब दूध उबालते हैं, दूध उबल जाता है, फिर ठंडा होता है, तो उस पर क्या जमती है, एक मलाई जमती है। तो अगर हम इसको विपणन से जोड़ें तो हम इसको क्या समझेंगे, ये जो मलाई है यह उत्पादक के लिए ग्राहक का काम कर रही है कि उन्होंने अपने ग्राहकों को डिसाइड कर लिया है कि यही ग्राहक हैं जो हमारे उत्पाद को खरीदेंगे। इसीलिए इसे प्राइस स्कीमिंग कहते हैं। अब देखिए, अगर हम बाजार में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स या प्रोडक्ट्स में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। क्या होता है, जब बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं तब सबकी कीमत या मूल्य सब प्रतिस्पर्धी को देखते हुए निर्धारित होती है। लेकिन जैसे ही टीवी के क्षेत्र में या मोबाइल के क्षेत्र में नया फीचर कोई ले करके कोई नया कंपनी या ब्रांड आता है तो वह उसका मूल्य उच्च रखता है। और वह कब तक उसका मूल्य उच्च रखता है, जब तक कि कोई अन्य प्रतिस्पर्धी मार्केट में वही फीचर लेके नहीं आता। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि यह नीति तब तक काम करती है जब तक कि नॉवेल्टी या नवीनता बनी हुई है। अगर कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट में नवीनता बनाए रख सकता है तभी तक यह रणनीति काम में आ सकती है। तो हम इसको कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड हुए, फ़ोन के ब्रांड जो काफ़ी महंगी कीमतों के हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों के ब्रांड हुए जैसे रोल्स रॉय, ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसको हर ग्राहक नहीं खरीद सकता, इसके भी ग्राहक निश्चित हैं। इन्होंने अपने उत्पाद यानी अपनी गाड़ी में इतनी यूनिकनेस बना के रखी है कि इसके कस्टमर्स लिमिटेड हैं। तो अब हम अगर मूल्य बटोरने वाली नीति को समझें तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह नीति जो है अपने ग्राहकों को नवीनता से आकर्षित करती है और इस तरह यह उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य लेती है। हम एक छोटा सा उदाहरण और ले सकते हैं। घड़ियों में जो महंगी घड़ियाँ आती हैं, हालांकि घड़ियाँ समय एक जैसे देती हैं, लेकिन जो ब्रांड है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो कि एक स्टेटस सिंबल का काम करते हैं, तो उन रणनीतियों में या उन ब्रांड को मेंटेन करने में हम इस मूल्य बटोरने वाली नीति या प्राइस स्कीमिंग रणनीति को काम में लाते हैं। अब हम दूसरी रणनीति को समझते हैं जो है अंतःप्रवेशी रणनीति। अगर हम देखें तो अंतःप्रवेशी रणनीति बिल्कुल ही विपरीत होती है मूल्य बटोरने वाली रणनीति के। जब कोई वस्तु बाजार में आता है तो उसका कीमत अगर कम होगा, उसका मूल्य अगर कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होंगे और उस वस्तु को खरीदने जाएंगे। तो इससे अगर हम कुछ समझें तो कुछ शर्तें इस पे लागू होती हैं। जैसे ही उसकी मूल्य का लोच बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धियों की संख्या बढ़ेगी और जो ग्राहक है तुरंत दूसरे ब्रांड या उसी उत्पाद के दूसरे प्रतिस्पर्धी
की ओर आकर्षित हो जाएगा, जिसकी मूल्य कम होगी। जैसे ही मांग बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, जो उत्पादक है उसका मैन्युफैक्चरिंग या उसको बनाना बढ़ा देगा और इस तरह से अंतःप्रवेशी नीति का पालन करेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी जो कि इस नीति को आपको पूरी तरह से क्लियर कर देगा। रिलायंस का जियो, जिसने मार्केट में एंटर करते ही पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, उसने 4G डेटा उपलब्ध कराया, साथ ही नए फीचर्स वाले फ़ोन उपलब्ध कराए, वो भी कम रेट पे, यानी कम मूल्य पे। तो यह होती है अंतःप्रवेशी नीति। उन्होंने अंतःप्रवेशी नीति का पालन करके पूरा मार्केट जो है या पूरा बाजार जो है उसको अपनी ओर ले लिया, आकर्षित कर लिया। तो यह होती है अंतःप्रवेशी नीति। और बच्चों, ये दोनों हैं मूल्य निर्धारण नीतियाँ। बच्चों, अब हम स्थान मिश्रण को समझेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझेंगे, यानी आशय को समझेंगे। स्थान मिश्रण को हम इस तरह समझ सकते हैं, जब हम किसी उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक सही समय पर, सही स्थान पर और सही मात्रा में पहुंचाते हैं, वहां पर स्थान मिश्रण उपयोग में आता है। अगर ये तीनों चीज़ें, सही समय, सही स्थान और सही मात्रा तक, इन तीनों चीज़ों का उपयोग नहीं हो पाया तो वहाँ विपणन नीतियाँ काम नहीं करेंगी। या इसको हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता तक सही समय पर, सही स्थान पर, सही मात्रा में अगर नहीं पहुंचा पाते हैं तो वहाँ सारी विपणन नीतियाँ क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं या अनसक्सेसफुल हो जाती हैं। तो अब इन्हीं विपणन नीतियों को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ निर्णय लिए जाते हैं। ये निर्णय दो होते हैं। पहला होता है वितरण माध्यम और दूसरा होता है भौतिक वितरण। अब हम इन दोनों निर्णयों को एक एक करके समझेंगे। पहले हम शुरू करते हैं वितरण माध्यम से। बच्चों, तो वितरण माध्यम क्या होता है? उत्पादक से उपभोक्ता तक जब वस्तु को पहुंचाया जाता है तो यहाँ पे वितरण माध्यम का उपयोग होता है। इनमें जो मध्यस्थ या इंटरमीडिएटरीज यूज होते हैं वो हो सकते हैं एजेंट, थोक व्यापारी और कम माल रखने वाले व्यापारी। अब जब व्यापारी की बात किए हैं तो व्यापार जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष व्यापार और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष व्यापार। प्रत्यक्ष व्यापार को उदाहरण से समझते हैं। हमें मिठाई चाहिए तो हम क्या करेंगे, मिठाई की दुकान पर जाएंगे और वहाँ पर से मिठाई खरीद के उसे पैसे दे देंगे। तो यह हो गया प्रत्यक्ष व्यापार, माने हमने डायरेक्ट परचेज कर लिया। अब अप्रत्यक्ष व्यापार क्या हुआ? हमें एक कार खरीदनी है तो क्या हम सीधा मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे? नहीं, हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे जहाँ पर हमें वो कार उपलब्ध होगी। तो वह व्यक्ति कौन कहलाएगा? वो मीडिएटर या इंटरमीडिएटरी कहलाएगा या एजेंट कहलाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, उस मैन्युफैक्चरर से उस प्रोडक्ट को या उस कार का स्टॉक बना करके रखेगा और वह स्टॉक क्या करेगा, शोरूम में रखेगा ताकि कस्टमर आए और उसको खरीद सके। अब हम यह समझेंगे कि वह क्या कारण है जिनके लिए इन मध्यस्थों का उपयोग जो है कंपनियां करती हैं अपने उत्पादों के वितरण में। देखो बच्चों, सबसे पहला कारण तो यह है कि वितरण एक महंगा और एक कठिन काम है। मान लीजिए कोई कंपनी अपने उत्पाद को बनाती है, अब उसको पूरे देश में अपने उत्पाद को विक्रय करना है तो केवल उस कंपनी के द्वारा यह पॉसिबल नहीं कि वह अपने वस्तु को पूरे देश भर में पहुंचा सके, क्योंकि वह एक बहुत ही महंगा काम होगा और एक कठिन काम होगा। क्योंकि उस कंपनी को अपने टारगेट कस्टमर को जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से कस्टमर रहेंगे जो हमारे इस उत्पाद को खरीदेंगे और हमें उन तक किस तरह पहुंचना है। तो चूंकि ये वितरण का जो कारण है, यह वितरण का जो कार्य है, यह एक बहुत कठिन कार्य है। इस वजह से भी इन एजेंट्स का यूज़ किया जाता है या इन मध्यस्थों का उपयोग में लाया जाता है।
दूसरा कारण है प्रत्यक्ष विक्रय का संभव ना होना। अब जैसे प्रत्यक्ष विक्रय मैंने प्रत्यक्ष व्यापार जैसे समझाया कि हमें मिठाई चाहिए, मैंने मिठाई की दुकान में गई और मिठाई ले आई, ये प्रत्यक्ष व्यापार है। लेकिन हम जब वस्तुओं की बात करते हैं तब उसमें प्रत्यक्ष विक्रय संभव नहीं है। मान लीजिए हम छोटा सा ही प्रोडक्ट लेते हैं, हमें कोई ब्रांड का टूथपेस्ट चाहिए, तो क्या हम सीधा मैन्युफैक्चरर से ला सकते हैं? नहीं, वो मैन्युफैक्चरर एजेंट के पास जाएगा, फिर वो थोक विक्रेता के पास आएगा, फिर वो फुटकर विक्रेता के पास आएगा और उसके बाद वो उपभोक्ता के पास पहुंचेगा। तो यह जो होता है एक पूरा चैनल होता है, जिस तरह से जो उत्पाद है वह उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो बच्चों, ये है वह दो कारण जिसके लिए इन मध्यस्थों का उपयोग किया जाता है। आइए अब हम वितरण माध्यमों के प्रकार या उनके स्तर को समझते हैं। बच्चों देखिए, बाजार के दो मुख्य अंग हैं, पहला है उत्पादक और दूसरा है उपभोक्ता। अब उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाने में इन वितरण माध्यमों का यूज होता है, ठीक है। अब इसका कोई स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट नहीं है कि किस तरह हो सकता है, केवल एजेंट का भी यूज हो सकता है, या केवल थोक विक्रेता का भी हो सकता है, या केवल फुटकर विक्रेता का भी हो सकता है। इसके अलावा इन तीनों का भी उपयोग हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वितरण माध्यमों को यूज करने के लिए कोई स्टैंडर्डाइज प्रमाणीकरण नहीं है कि हम इसी तरीके का उपयोग में लाएंगे। अगर हम इन प्रकारों को देखें तो इसमें पहला प्रकार होता है प्रत्यक्ष माध्यम या शून्य स्तरीय माध्यम। जैसे कि मैंने आपको प्रत्यक्ष व्यापार में एक छोटा सा उदाहरण देके समझाया था कि मुझे मिठाई चाहिए, मैं मिठाई की दुकान में जाती हूँ और मिठाई खरीद लेती हूँ, ये प्रत्यक्ष व्यापार है। उसी तरह हम प्रत्यक्ष माध्यम को भी समझेंगे। देखिए, बाजार में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो किसी भी एजेंट, किसी भी मीडिएटर का यूज़ नहीं करते। वो सीधा क्या करते हैं, अपना एक फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं या अपनी ही एक छोटी सी शॉप उस जगह पे, हर डिफरेंट जगहों पे ओपन करते हैं या खोलते हैं और अपने उत्पादों का वितरण या सेलिंग वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि बाटा शॉप, खादिम का शॉप, यूरेका फॉप्स, और कुछ इसके उदाहरण इस तरह हैं कि वो ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा भी आपको अपनी वस्तुएं बेचते हैं। उसके लिए वो किसी भी एजेंट का उपयोग नहीं करते, ठीक है। जैसे टाटा स्काई में आप देखते होंगे ऑनलाइन शॉपिंग या अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से जो ब्रांड्स हैं वो अपने आप को खुद प्रमोट करते हैं। आप डायरेक्ट उस ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं और आपको वो प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो यह होता है प्रत्यक्ष माध्यम या शून्य स्तरीय माध्यम, ठीक है। अब हम समझेंगे कि अप्रत्यक्ष माध्यम क्या होता है। अब अप्रत्यक्ष माध्यम में मीडिएटर्स यानी मध्यस्थों का उपयोग में लाया जाता है। देखो, इनको अलग अलग स्तरों पर विभाजित करते हैं। अप्रत्यक्ष माध्यम में जो है, पहला एक स्तरीय माध्यम को समझते हैं। एक स्तरीय माध्यम में क्या होता है, जो उत्पादक से जो प्रोडक्ट है या उत्पाद है वह एजेंट या थोक विक्रेता को नहीं जाता, वो सीधा किसको चले जाएगा, फुटकर विक्रेता को चले जाएगा और फिर उसके बाद वह उपभोक्ता तक पहुंचेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, उस वस्तु के टूटने फूटने का या मिस होने का जो मिसमैनेजमेंट होता है वो कम हो जाता है। अब हम समझेंगे द्विस्तरीय माध्यम क्या होता है। द्विस्तरीय माध्यम क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट है वह थोक विक्रेता को पहुंचेगा, थोक विक्रेता से फिर फुटकर विक्रेता और फुटकर विक्रेता से फिर उपभोक्ता को पहुंचेगा। इसके लिए हम इस तरह के उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि शक्कर हुआ या साबुन हुआ, शैम्पू हुआ, चाय पत्ती हुई, इस तरह के जो उत्पाद होते हैं उनके लिए द्विस्तरीय माध्यम वितरण का उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद आता है त्रिस्तरीय माध्यम। त्रिस्तरीय माध्यम जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उपयोग में लाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो एजेंट का यूज़ करती हैं। वो थोक विक्रेता से डायरेक्ट कांटेक्ट ना करके एजेंट बीच में लाती हैं और एजेंट फिर थोक विक्रेता से कांटेक्ट में आता है और उसके बाद फिर वह फुटकर विक्रेता के पास जाता है और फिर वह वस्तु जो है वो उपभोक्ता तक
पहुंचती है। तो यह हुए अप्रत्यक्ष माध्यम के प्रकार। अब बच्चों इसके बाद हम समझेंगे कि वितरण माध्यमों के कार्य क्या क्या हैं। देखो बच्चों, वितरण माध्यमों के कार्य को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहला कार्य उसका हो सकता है छांटना या श्रेणीयन करना। अब जो है वितरण माध्यम में अगर आप किसी दुकान में जाते हैं तो देखते हैं कि एक शेल्फ में पूरे साबुन रखे हुए हैं, फिर उधर टूथपेस्ट का जहाँ शेल्फ आता है वहाँ टूथपेस्ट के अलग अलग ब्रांड्स रखे रहते हैं। तो वहाँ पे हम यह समझ में आता है कि वहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स को, चाहे वो सोप हो, चाहे टूथपेस्ट हो या कोई अलग ब्रांड का प्रोडक्ट हो, उसको वितरण करके या उसका श्रेणीयन करके रखा गया है। उसी तरह संचय करना, किसी उत्पाद की आवश्यकता कब हो जाए, कब उसकी मांग बढ़ जाए तो उसका स्टॉक रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जब मांग बढ़ गई और उसकी आपूर्ति नहीं हो पाई तो वहाँ पे सारी विपणन क्रिया अनसक्सेसफुल हो जाएंगी। इसीलिए संचय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह भी उसका एक दूसरा कार्य होता है। तीसरा कार्य हम इस तरह समझ सकते हैं कि विविधता या पृथक्करण। जैसे मैंने कहा कि आप मार्केट में जाते हैं या किसी दुकान में जाते हैं तो देखते हैं कि जो दुकानदार होता है, अगर साबुन रखा है तो अलग अलग ब्रांड्स के साबुन रखा है, टूथपेस्ट रखा है तो अलग, तो पृथक्करण करके रखता है कि एक ही प्रोडक्ट के कई सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। कस्टमर को जो ब्रांड चाहिए वो वहाँ से पिक कर सकता है या उठा सकता है जिस तरह का प्रोडक्ट उसको चाहिए। तो यह विविधता बनाना एक उत्पादक से ज़्यादा विक्रेता के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर पैकेजिंग को समझें तो अगर बहुत बड़ी मात्रा में उत्पाद को इकट्ठा कर लिया गया है तो उसे फिर से नए रूप में पैकेजिंग करके अलग अलग स्थान पर या अलग अलग तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है। हम छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं बच्चों। जैसे कि मान लो किसी विक्रेता ने या किसी थोक व्यापारी ने बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं या आटा पिसा हुआ, ठीक है, आटा इकट्ठा कर लिया है। अब उस आटे को वो ऐसा कर सकता है 25 किलो की बोरी, 5 किलो की बोरी, 1-1 किलो की बोरियों में इस तरह से उसका पैकेजिंग कर सकता है, जिससे क्या होगा कि उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार जो उपभोक्ता है वो उसको खरीदेगा। तो यह पैकेजिंग इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कार्य होता है वितरण माध्यम में। इसके बाद आता है संवर्धन। संवर्धन यानी प्रमोशन एक्टिविटीज़ यानी संवर्धनात्मक कार्य करके क्या होते हैं हम, या जो थोक विक्रेता है या एजेंट जो होते हैं या जो विक्रेता होते हैं वो क्या करते हैं, जो उपभोक्ता है उनको आकर्षित करते हैं और आकर्षित करके क्या करते हैं, वो आकर्षित करके अपने वस्तुओं को बेचते हैं। तो ये संवर्धन भी का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद होता है सौदा करना, मतलब मूल्य लेकर उनको वस्तु की सुपुर्दगी देना। उसमें वो आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं, गारंटी वारंटी, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती हैं। फिर अंतिम में आता है जोखिम उठाना। अब देखिए जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, थोक व्यापारी होते हैं, वो कितना बड़ा रिस्क लेते हैं कि इतनी वस्तुओं का वो स्टॉक मेंटेन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वस्तुएं खराब भी हो जाती हैं, तो ये बहुत बड़ा जोखिम भी होता है, लेकिन ये भी एक वितरण माध्यम का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो बच्चों इन शॉर्ट ये जो मैंने इतने सारे बिंदु आपको बताए, ये सारे बिंदु जो थे वो वितरण माध्यमों के कार्य के अंतर्गत आते हैं। बच्चों अब वितरण माध्यम के कार्यों को जानने के बाद आइए अब हम जानते हैं कि वितरण माध्यम के चयन को कौन कौन से ऐसे जो घटक हैं जो प्रभावित करते हैं। देखो बच्चों, इनको 4 भागों से हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से घटक इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे पहला है उत्पाद संबंधी घटक, फिर दूसरा है कंपनी संबंधी, तीसरा है प्रतिस्पर्धात्मक घटक और चौथा है बाजार संबंधी घटक। तो बच्चों हम इसे एक एक करके समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि उत्पाद संबंधी घटक कौन कौन से हैं जो कि वितरण माध्यम के चयन को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों पहला इसमें जो घटक होता है वो होता है उत्पाद की प्रति इकाई मूल्य, मतलब उस उत्पाद का मूल्य क्या है। कहने का मतलब यह है कि वह वस्तु अगर बहुत महंगी है
तो उसके लिए जो वितरण माध्यम होना चाहिए वो या तो शून्य प्रत्यक्ष होना चाहिए या एक स्तरीय होना चाहिए, ठीक है। और अगर उसी तरह उत्पाद का प्रति इकाई मूल्य कम है तो उसके लिए हम अलग अलग वितरण माध्यमों को उपयोग में ला सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम किसी बहुत बड़ी मशीन या सोने के आभूषणों का वितरण को समझें। अब चूंकि सोने का आभूषण या मशीन बहुत ही महंगी और ऐसी वस्तुएं हैं जिनको अगर सही तरीके से जिनका वितरण स्थल तक नहीं पहुंचे और वितरण की जगह तक नहीं पहुंचे तो वहाँ विपणन की सारी क्रियाएं अनसक्सेसफुल हो जाएंगी या फेल हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो वितरण माध्यम है वो कम से कम होगा या शून्य लेवल पे वितरण माध्यम यूज किया जाएगा, वितरण माध्यम। अगर इसी तरह हम समझे उन उत्पादों के लिए जिनकी प्रति इकाई मूल्य कम है, मतलब उनकी प्राइस कम है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स यूज़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, थोक विक्रेता भी यूज़ कर सकते हैं, हम फुटकर विक्रेता को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन वितरण माध्यमों का भी उपयोग हम कर सकते हैं। अब उत्पादक संबंधी घटक में ही हम दूसरे बिंदु लेते हैं, वो है तकनीकी प्रकृति। देखिए बच्चों, हम इसमें जो उदाहरण ले सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ले सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल जो नेचर इफेक्ट होता है वह इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ज़्यादा होता है। एक उदाहरण से समझा सकती हूँ मैं, जैसे यूरेका फोर्ब्स है। यूरेका फोर्ब्स क्या करती है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन वो क्या करता है, वो खुद अपना स्टोर बनाता है और वहीं से वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। उस स्थिति में वो क्या करता है, जब भी उसके प्रोडक्ट में कोई खामी आती है या प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वह अपने कस्टमर को खुद ही सर्विस प्रोवाइड करता है। एक्सचेंज हो, आफ्टर सेल सर्विस हो, चाहे जो भी हो, तो वह टेक्निकल नेचर को इफेक्ट करने में जो यूरेका फोर्ब्स जो है, इस पॉइंट के लिए यूरेका फोर्ब्स एक अच्छा उदाहरण आप मान सकते हैं। हम तीसरा बिंदु इसमें लेंगे, प्रमापित अथवा क्रेतानुसार कार्य। अब देखिए बेटा बच्चों, हम प्रमापित यानी स्टैंडर्डाइज, हम ऐसी वस्तुओं को ले सकते हैं जो कि अपने आप में स्टैंडर्डाइज है। जैसे कि हम मिल्टन के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, इनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसमें आराम से वितरण माध्यमों का यूज कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड। अब क्रेतानुसार है, जैसे मान लीजिए हमें कोई फर्नीचर बनाना है तो हम अलग अलग फुटकर विक्रेता या थोक विक्रेता से तो नहीं मिलेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक विक्रेता से ही मिलेंगे और उसके पास जाएंगे और हमको बोलेंगे कि हमको इस तरह का फर्नीचर बना के दीजिए। तो इस तरह से प्रमापित अथवा क्रेतानुसार कार्य में भी जो है वितरण माध्यम को हम किस तरह का माध्यम चयन करेंगे, हम इसको समझ सकते हैं। अब नाशवान, अब जो वस्तुएं जल्दी खराब होती हैं उनमें किस तरह का वितरण माध्यम उपयोग करना चाहिए, और जो वस्तुएं जल्दी नष्ट नहीं होती हैं वहाँ पे किस तरह का वितरण माध्यम होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट के बेसिस पे किस तरह के हम वितरण माध्यम यूज़ कर सकते हैं या किस तरह के घटक आते हैं, किस तरह की पॉइंट्स आते हैं, ये उत्पाद संबंधी घटकों को हम लेकर के समझते हैं। अब हम समझते हैं कंपनी की विशेषताएं। अब कंपनी में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं जो कि वितरण माध्यमों को चयन करने को प्रभावित करते हैं, एक घटक की तरह कार्य करते हैं। पहला बिंदु आता है वित्तीय मजबूती। जो कंपनीज फाइनेंशियली खुद ही स्ट्रांग है वो क्या करेंगी, खुद ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करेंगी, मतलब खुद ही वितरण करेंगी, वो किसी और माध्यम का चयन नहीं करेंगी। लेकिन जो कंपनियां वित्तीय रूप से कमज़ोर हैं वो क्या करेंगी, अलग अलग जो है वितरण माध्यमों को उपयोग में लाएंगी। उसी तरह अगर हम ख्याति की बात करें, गुडविल, मतलब जो कंपनियां हैं अपनी गुडविल को बनाए रखने के लिए यह चाहती हैं कि वो डायरेक्ट सेलिंग करें, वो बहुत से मीडिएटर्स का यूज़ नहीं करना चाहती। तो गुडविल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अब अगर हम वितरण माध्यम पर नियंत्रण की इच्छा देखें तो जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी वो यह चाहती हैं कि इन वितरण के माध्यमों पर अपना नियंत्रण रखें। हम अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या फ़ोन में। जैसे हम कहीं देखते हैं
ओप्पो शॉप्स, वीवो शॉप्स, तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ये लोग किसी और डीलर को ना दे करके ये क्या करते हैं, अपने खुद ही छोटे छोटे शॉप्स बना लेते हैं और अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसके बाद जो तीसरा घटक आता है वो होता है प्रतिस्पर्धात्मक घटक। अब इसमें जो बिंदु हैं हम उनको समझेंगे। पहला बिंदु है भिन्न माध्यम नीति। बच्चों, अब भिन्न माध्यम नीति क्या हो सकती है? जैसे कि बहुत सारे एक ही तरह के प्रोडक्ट के ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से प्रमोट करते हैं या उनका वितरण अलग अलग तरीके से करते हैं, तो यहाँ आती है भिन्न माध्यम नीति। और समान माध्यम नीति कैसे होती है कि मान लीजिए किसी ग्रोसरी शॉप में भी क्या बिक रहा है, कोई बालों को बढ़ाने वाला तेल या बालों को मजबूत करने वाला तेल, जो कि एक औषधि मानी जा सकती है, और वही वस्तु जो है वो एक किस में मिल रही है, एक ऐसी दुकान जहाँ पे दवाइयाँ बिकती हैं या दवाइयों की दुकान में भी प्राप्त की जा रही हैं। तो ये हैं दो प्रतिस्पर्धात्मक घटक। अब हम जानेंगे जो चौथा घटक है बाजार संबंधी घटक। अब बाजार संबंधी घटक में जो हम पहला बिंदु लेते हैं कि बाजार का आकार क्या है। बाजार का आकार से तात्पर्य अगर बाजार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, मतलब अगर हमारे कस्टमर जो हैं बहुत दूर दूर हैं, तो उसके लिए हमको अलग अलग चैनल्स या अलग अलग वितरण माध्यम की आवश्यकता होगी। यदि हमारे बाजार का आकार छोटा है या हमारे कस्टमर्स हम इजीली उन तक पहुंच सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम वितरण माध्यम का उपयोग में नहीं लाएंगे। उसी तरह है क्रय आदतें। अब ये क्रय आदतें किस तरह की हैं कि वो पूरे पैसे देकर क्रय कर रहे हैं या उधार देके क्रय कर रहे हैं, ये उनकी आदतों पे निर्भर करता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर इस स्थिति में है कि वह उधार दे करके वस्तुओं को दे सकता है, तो वह वितरण माध्यम का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन अगर वह इस स्थिति में नहीं है, तो वह वितरण माध्यमों का उपयोग में लाएगा। फिर तीसरा बिंदु अगर हम देखें तो क्रय मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर ज़्यादा मात्रा में बेचना है किसी भी सामान को, मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरर को कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें उसको बहुत बड़ी मात्रा में एक बहुत बड़ा स्टॉक एक रिटेलर को बेचना है, तो वो एजेंट और वो जो थोक विक्रेता है उसको स्किप कर देगा या उनको छोड़ करके सीधा कहाँ आ जाएगा, फुटकर विक्रेता के पास आ जाएगा। और यही अगर क्रय मात्रा कम है तो क्या होगा, वो या इन एजेंट्स का या इन मीडिएटर्स का यूज़ करेगा। चौथा बिंदु आता है क्रेताओं की संख्या। क्रेताओं की संख्या कैसी है, कितनी है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है बाजार। और पांचवा आता है क्रेताओं के प्रकार। किस प्रकार के क्रेता हैं, सामान्य क्रेता हैं तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या वितरण माध्यम की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर औद्योगिक हैं तो उसके लिए वितरण माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, उसके लिए मैन्युफैक्चरर जो होगा, क्योंकि ये जो है जब औद्योगिक संस्थाएं किन्हीं वस्तुओं को खरीदती हैं तो वह बड़ी मात्रा या बल्क में खरीदती हैं, तो क्या करेंगे, वो सीधा ही उन अपनी वस्तुओं को उन उद्योगपतियों को विक्रय करेंगे। तो इस तरह बच्चों हम वितरण माध्यम को या वितरण के माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले घटकों को समझते हैं।